किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस आप लोगों के पसंदीदा कार्यक्रम में आप सबका खूब स्वागत करता हूं मैं। इस खास कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार हम बातचीत करते हैं और आज इस खास कार्यक्रम में बातचीत के लिए मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के कुछ प्रगतिशील किसान यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आप लोगों की सीधी उनसे मुलाकात कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ में है भगवान सिंह नरवरिया जी, विदिशा जिले से ही। उसके बाद ब्रिज किशोर राठी साहब हमारे साथ में हैं और फिर हम आगे अगर जाएं तो हमारे साथ में रामराज दांगी जी हैं। ये तीनों विदिशा जिले से ही हैं और प्रगतिशील किसान हैं। रामराज दांगी जी, आप अभी खरीफ की फसल में अपनी भी मिट्टी का कोई परीक्षण कराया? परीक्षण कराया था। अभी सोयाबीन की तैयारी चल रही है। सोयाबीन और धान लगा रहा हूँ। तो आप बीज कहाँ कहाँ से खरीद रहे हैं? बीज पहले घर का है अभी तो जी। और कुछ सोसाइटी से खरीदा है, जैसे 1135 है, 2098 है, 2074 है। सोयाबीन की तैयारी चल रही है, हकाई हो रही है, गहराई हो रही है। ये बीज कितने बेहतर होते हैं? किस तरीके से जो हमारे किसान भाई हैं वो कैसे बोएं, किसकी प्रक्रिया थोड़ा हमारे बीज 1 हेक्टर में आप 1 क्विंटल सोयाबीन बो सकते हैं और रेस्पेरो से बोएं, मतलब दूरी उसकी 4-5 अंगुल दूर रहे सोयाबीन पेड़ से पेड़। बीज उपचार करें पहले आप। बीज उपचार करने के बाद उसको मतलब लाइन से बोएं जी। और जहाँ गहरा होएगा खेत में, जहाँ भरा हुआ है वहाँ सोयाबीन ना बोएं। अगर खेत में पानी भरा जाता है तो सोयाबीन गल जाता है। बीज उपचार की आपने बात की, क्या प्रक्रिया होती है उसकी? उसको बीज उपचार की पहले उसको बीज उपचार कर लें। इलेक्ट्रिक आता है, उसको मिला लें अच्छे से। मशीन भी आ रही है आजकल वो मिलाने वाली। और उसको 10-15 मिनट का जो सुखो करके रखें। सूख के रखने के बाद उसको फिर मतलब बोएं। भगवान सिंह जी, प्रगतिशील आप तीनों किसान हैं, सबसे ज़्यादा अनुभवी आप हैं, क्या सही कह रहे हैं वो? नहीं, सही बात है। एक तो मिट्टी परीक्षण वाली जो बात है, मिट्टी का परीक्षण हर किसान को इसलिए चाहिए। आजकल डॉक्टर भी आपको पहले दवा देने के पहले आपको जांच लिखेंगे कि जाइए आपको जांच। अब इसी तरीके से मिट्टी परीक्षण, जैसे डॉक्टर ने लिख दिया वो मलेरिया है, बगैर जांच के मलेरिया की गोली दे दें तो अपने आप को नुकसान होगा। इसी तरीके से ज़मीन का भी जो रहता है, अगर मिट्टी परीक्षण नहीं किया गया और वो नहीं मांग रही, जो रासायनिक तत्व नहीं मांग रही वो अपन डाल रहे हैं, तो वो ही हल होगा। जैसे बगैर मलेरिया के मलेरिया टेबलेट खाने से जो अपन को नुकसान होता है वही फसल को नुकसान होगा, ज़मीन को भी नुकसान होगा। इसलिए मिट्टी परीक्षण कराना किसान के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जिस तरीके से डॉक्टर अपन लोगों का जांच करवाने के बाद ही दवा देते हैं, इसी तरीके से मिट्टी परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। आगे राठी साहब, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है? जैविक खेती आज के समय में जो है, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, तो जैविक खेती में तो हम रासायनिक खाद बिल्कुल ना डालें। अपना गाय का गोबर और गौमूत्र के साथ में जीवा अमृत करके एक वो बनाया जाता है, हैं? तो जीवा अमृत हर किसान को जो है, थोड़ी एक गाय में आप जो है कम से कम 5 बीघा ज़मीन को जो है उसको जैविक खेती में परिवर्तित कर सकते हैं। मगर पहली साल नहीं होती। जैविक खेती को आपको 3 साल में कंटिन्यूस धीरे धीरे बदलना पड़ता है। पहले जो है 50% आपको जैविक चीज़ें डालेंगे उसमें, और DAP भी जो आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं वो डालें। और रासायनिक खाद के बाद में आपको जैविक खेती के लिए जो है उसमें हरी खाद भी आप बरसात में खरीफ के समय हरी खाद भी बो सके और उसको हकाई कर सकते हैं, जिसमें सन है और ढेंचा है। इन सब को आप 1-1.5 फुट का हो जाए उसको आप कटिंग करके उसकी हकाई कर दें तो सड़ने के बाद वो भी बहुत अच्छा जैविक खाद हो जाता है। और आजकल तो बाजार में जरूर जैविक कई चीज़ें आ रही हैं, मगर जितना जो है गऊ के गोबर और या ये जीवामृत कई तरह की चीज़ें हैं, उनसे आप गौमूत्र से तैयार करके
और उनका उपयोग करेंगे तो वो ज़्यादा जो है जैविक खेती आपकी जो है संपूर्ण हो जाती है। आपने गायों की बात की, पशुपालन भी करते हैं? पशुपालन क्या अनुभव है आपका? पशुपालन में जर्सी गाय तो यहाँ देसी गाय की अपेक्षा दूध ज़्यादा देती है, मगर देसी गाय में B2 की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आपका जो है साहिवाल है, गिर है, इन गांवों में जो है, और जर्सी गाय जो है वो आपका दूध जरूर, इनका दूध पतला रहता है, इनका दूध जो है आपको जो है गाढ़ा रहेगा। और मेरे पास भी जो है साहिवाल गाय हैं, तो साहिवाल का दूध जो है अपने आप में स्वाद में भी जो है, आप अगर जर्सी के दूध और उसमें रखेंगे तो भी काफ़ी अंतर रहता है। तो मेरा तो किसान भाइयों से ये कहना है कि ज़रूर खेती अगर आपके पास कर रहे हैं तो उसमें एक तो हरी खाद होना चाहिए गैयों के लिए, और एक ना एक जानवर जरूर रखें आप, गाय। तो गाय के गोबर से आपकी खेती भी जो है तैयार होगी, और साथ में आप जो है आप भी स्वस्थ रहेंगे। भगवान सिंह नरवरिया जी, जिस तरीके से राठी साहब कह रहे हैं कि पशुपालन और खेती किसानी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू जैसे हो सकते हैं, परिवार में कितने लोग हैं आपके? नहीं, परिवार हमारा ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, फिर भी 8-10 सदस्य परिवार में हैं। और परिवार के सभी सदस्य खेती के व्यवसाय में ही हैं? नहीं, कुछ सर्विस में भी हैं और कुछ शिक्षा हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ गृहिणी। तो सभी खेती पे आधारित तो नहीं है, लेकिन महिलाओं का कितना योगदान है परिवार में? जो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है परिवार चलाने। वैसे अगर सही पूछी जाए तो महिलाएं ही इस देश की मालिक हैं। बे किसानी का काम, यदि खेत पे काम करने वाले को समय पे खाना नहीं मिलेगा, समय पे चाय नहीं मिलेगी, तो वो खेत पे काम कर भी नहीं जा पाएगा, और जब काम कर भी नहीं जा पाएगा तो उतना लाभ जो अपन खेती से मिलता है वो कम मिलेगा। इसलिए महिलाओं का बहुत सहयोग है। वो भले ही खेत पे काम करने ना जाएं, लेकिन उस जो खेत पे काम करने जाते हैं उन लोगों की जो खाना पीना चाय नाश्ता जो वो फिक्र करती हैं, वो फिक्र वो उसका समय बचता है। यदि वो पुरुष ही ये सारे काम करने लगे तो फिर खेती का काम बहुत पिछड़ जाएगा। इसलिए महिलाओं का सहयोग अपने खेती में बराबर का मान लो, पुरुष जितना करता है उतना ही महिलाएं खेती में योगदान देती हैं। रामराज जी, भगवान सिंह नरवरिया जी साफ तौर पर महत्वपूर्ण योगदान बता रहे हैं महिलाओं का खेती किसानी में। आप कितना वास्ता रखते हैं? नहीं, महिलाओं का योगदान है, घर चलाने में पूरा महिलाओं का ही योगदान है। किस तरीके से खेती किसानी में आपका साथ देती होंगी परिवार की महिलाएं आपको? खेती किसानी में भी साथ देती हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? हम तो संयुक्त परिवार में रहते हैं। बहुत बड़ा परिवार है, 30-35 लोगों का परिवार है। सभी मेरा। लोग खेती के ही व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ हैं? खेती कर रहे हैं, कुछ कछु कर रहे हैं, तो सब लगे हैं ऐसे। तो अभी कुछ नवयुवक जो होंगे परिवार में, क्या वो खेती किसानी में भी आना चाहते हैं? नहीं, हाँ, एक बच्चा एग्रीकल्चर से मेरा पढ़ाई कर रहा है जी। सरकारी कॉलेज उसको मिल गया है जी। तो वो खेती करने का इच्छुक है। कैसा रुझान है, क्या महसूस करते हैं वो? क्या आप लोगों ने किसी प्रकार का कोई दबाव बनाया कि एग्रीकल्चर में ही पढ़ाई करें? नहीं, कोई उनकी अपनी रुचि थी? अपनी रुचि थी, गाय भैंसों में बचपन से ही वो रुचि थी उसकी वहाँ में। राठी साहब, आप पर आते हैं, आपके परिवार में भी एक बच्चा इसी एजुकेशन में जुड़ा हुआ है। 1-2 बच्चे हैं, जिसने जो है एक एग्रीकल्चर से ही है और वो गांव पे ही बराबर जो है ड्यूटी पे है। उसकी श्रीमती जी भी जो है खेती की इच्छुक है। वो तो बोलती है कि ट्रैक्टर मैक्टर सब चलाना जो है उसको पूरा। दूसरा, एक बालक ने बीज की सोसाइटी डाल रखी है, तो कृषि से ही संबंधित जो है बीज की सोसाइटी है, और अच्छे अच्छे बीज जो है एग्रीकल्चर कॉलेजों से हमको प्राप्त होते हैं, ब्रीडर सीड। हम उसको जो है अपनी खुद खेती में बो के और पहले संतुष्ट हो जाते हैं कि ये यहाँ के लायक है या नहीं है, तब हम दूसरे किसानों को फाउंडेशन और सर्टिफाइड बना के देते हैं। बीज की सोसाइटी की क्या प्रक्रिया रही, वो कैसे इसमें आए? बीज की सोसाइटी
एक तो 21 मेंबर हो जाते हैं, और इसमें बीज प्रमाणीकरण और बीज संघ, इन सब की भूमिका, और साथ में प्लांट भी आपका होना चाहिए, जो आप बीज ग्रेडिंग करेंगे, और फिर बीज ग्रेडिंग करके जब आप किसानों को जो है बीज प्रमाणीकरण संस्था में भेजेंगे, उससे जो है आपका जब बीज प्रमाणित निकलेगा तो आप किसानों को जो है दे सकते हैं। विदिशा जिले के प्रगतिशील किसानों से बातचीत लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक विराम लेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। एक विराम के बाद किसान भाइयों फिर से आप सभी का स्वागत है और हम फिर से एक बार चर्चा जारी करते हैं। भगवान सिंह नरवरिया जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले ही बातचीत की कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है, अंतर को लेकर के राठी साहब ने काफ़ी कुछ बताया। एक सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी होता है ज़मीन का, कुछ उस बारे में हमारे किसान के भाइयों को बताइए। नहीं, पहले तो ये प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच में एक रासायनिक खेती शब्द जो है बाय जोड़ो। आप प्राकृतिक खेती अलग चीज़ होती है, रासायनिक खेती और जैविक खेती वो तो पुराने ज़माने में प्राकृतिक खेती हो, तो आजकल तो कोई करता नहीं है। तो रासायनिक खेती और जैविक खेती एक बहुत महत्वपूर्ण खेती है। यदि किसान जैविक खेती पे निर्भर हो जाए तो उससे एक तो उसको मुनाफा अच्छा, जैविक जो भी फसल होगी वो बाज़ार में बहुत महंगे दामों बिकेगी। और दूसरी चीज़, उसको खुद घर खाने में भी उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसके बच्चे ठीक रहेंगे। तो रासायनिक खेती से कहीं अधिक फ़ायदेमंद जैविक खेती है। और उसका एक फ़ायदा और सबसे बड़ा ये है कि जब किसान जैविक खेती करेगा तो उसको गाय अवश्य पालना पड़ेगी, और गाय अवश्य पालेगा तो जो आजकल गाय रोडों पे घूम रही हैं, ये रोडों पे नहीं मिलेंगी। तो एक तो गौ सेवा हो जाएगी और आपकी जैविक खेती हो जाएगी। वो वाली कहावत जहाँ चरितार्थ होती है कि आम के आम गुठलियों के दाम, माने गऊ का पालन भी हो रहा है, जैविक खेती भी हो रही है, देश का भला भी हो रहा है। रासायनिक खेती से जैविक खेती कई गुनी कम खर्च में आप जैविक खेती कर सकते हैं। यह इतना अंतर जैविक खेती और रासायनिक खेती में। रासायनिक खेती आजकल बहुत महंगी पड़ने लगी है। राजाराम जी, जैसा कि भगवान सिंह नरवरिया जी कह रहे हैं कि देश का भला भी हो रहा है जैविक खेती की वजह से, खेती में लागत जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच में कितना अंतर आता है लागत में? लागत में रासायनिक खेती में बहुत लागत लगती है। 1500 की तो 3000 रुपये क्विंटल पड़ता है DAP। और वो जैविक खेती में आप घरे भी खाद बना सकते हो, गाय के गोबर का, कचड़े का, और उससे बीमारियां भी नहीं होती हैं। जैविक जो नाज होता है पैदा, उससे मजबूत भारत बनेगा जैविक खेती से। आप किस तरीके से कर रहे हैं? मैं अभी तो वो शुरू में जो अब रासायनिक खेती कर रहे हैं अभी, उसमें क्या है पैदावारी पहले 1-2 साल कम होती है जैविक खेती में।
अभी तक जैविक खेती आप घर के लिए कर रहे हैं या उसका भी व्यवसाय कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो थोड़ी बहुत घर का जो बो देते हैं खाने पीने के लिए। भविष्य में कभी आगे व्यवसाय करने का हाँ सोचा है? जी, अब वो लागत कम होती है तो करेंगे वो खेती। लागत के अंतर को लेकर के बृज किशोर जी, क्या आप भी राजा राम जी के हाँ में हाँ मिलाएंगे? राम राज। नहीं, लागत तो कम होती है, मगर जो है लोग इसीलिए सोचते हैं कि इसमें जो है पैदावार आपकी जो है पर हेक्टर जहाँ 10 कुंटल निकल रही है, वहाँ पे जो है पर हेक्टर 50 कुंटल निकलती है पर हेक्टर। वहाँ पे आपके इन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 25 कुंटल 20 कुंटल निकलती है जैविक खेती में। तो आप संतुष्ट जो है किसान की इतनी लागत लगने के बाद में, और आपका कम निकलेगा। और वो छोटी छोटी ज़मीनें अगर होने पे किसान इसलिए भी नहीं सोचते, जैविक खेती में लागत तो कम है मगर उसका उत्पादन भी कम है, तो इसलिए किसान को पूरे उसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर किसान को अगर उसके पास में 1 हेक्टर ज़मीन है तो उसका 10वां हिस्सा में खुद के घर के लायक जैविक खेती करना चाहिए, बाकी के में रासायनिक खेती करना चाहिए। लागत के बाद अब आ जाते हैं बाजार मूल्यों पर, क्या कुछ होता होगा? जैविक खेती जी में। हाँ, जी हाँ। जैविक जो उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य क्या मिलते हैं? बाजार मूल्य तो लगभग जो है आज 5,000 रुपये कुंटल आपको सर्वदी अगर गेहूं है और जैविक है तो बिल्कुल बिकती है। मगर जो है यहाँ सबसे बड़ी अभी कमी है कि हमारे यहाँ विदिशा में कोई ऐसा मार्केट नहीं है जो हम जैविक पूरा का पूरा अपना उत्पादन वहाँ दे सकें हैं। वो तो खाने वाले भी अभी कम है, इतने महंगे में आपके जो है बहुत जो लोग समझते हैं वही आपकी जैविक खेती के पूरे जितने जिन्स हैं उनका उपयोग करते हैं। बाकी हर कोई जो है अभी जैविक खेती का जो है आपका ना खरीदते, क्योंकि उसको जस्ट दोगुना मिलता है। कहीं कहीं हैं ऐसी जगह जहाँ पे जो है इंदौर, भोपाल, हमारे यहाँ विदिशा में अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि जो है जैविक खेती का अलग से कोई बाजार हो। हम लोगों की मांग भी है कि जैविक खेती अगर किसान करेगा तो उसको कहाँ लेके जाएगा। तो कलेक्टर साहब वगैरह ने कहा है कि हम इसका थोड़ा देख के संशोधन करेंगे कि जो है इसका एक मार्केट बने। आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ ये तो ज़रूरी है कि जैविक खेती अगर किसान करे तो उसे बेचने की जगह होना चाहिए कि हम जैविक खेती पैदा कर ली तो इसको कहाँ ले जाएं, उसकी खरीदी सरकार को करनी चाहिए। और जैविक खेती से होने वाले फ़ायदे सरकार को विज्ञापनों के माध्यम से मतलब जन जन तक पहुंचाने चाहिए कि जैविक अनाज या सब्जी खाने से मतलब क्या क्या फ़ायदा है, रासायनिक अनाज खाने से क्या क्या नुकसान है, इसका अंतर विज्ञापनों के माध्यम से भी प्रचार होना चाहिए। तो किसान जैविक खेती अधिक मात्रा में करने लगेंगे और उसका हर मंडी में उसका एक मार्केट होना चाहिए जहां मतलब किसान जैविक उत्पादन को बेच सके। राठी जी, खरीफ की फसल के लिए किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाइयों को ये सलाह है क्या खरीफ के लिए कि एक तो अपनी जहाँ पे जो है किसान भाइयों की जो ज़मीन है हर ज़िले के हिसाब से, उस हिसाब से इस बार अभी 2-3 साल पहले हम सोयाबीन 2-3 किस्म थी, अब कई किस्में आ गई हैं सोयाबीन की। तो अपने यहाँ कौन सी किस्म सूट होगी वो बोएं। और धान में जो है गड़ा के अलावा सीधी सीडल से भी बोनी आप कर सकते हैं। उसमें सीडल वाले में धान में 1692 है, 1509 है, और इसमें जो है पूसा बासमती है, 1847 है। ऐसी किस्में जो है जो ये तो जो आप रोपा से लगाएंगे वो तो आपकी आएंगी 135 से 40 दिन में, और सीडल से 120 दिन में आ जाती हैं। तीसरा उड़द भी बोना चाहिए। उड़द क्या है, कम पानी में आ जाता है और अच्छी फसल है। जहाँ आपकी ढालू ज़मीन है और कम पानी अगर गिरता है तो उड़द भी बोएं। थोड़ा सा जो है आपकी मक्का भी 90 दिन की फसल है। मक्का में भी कई वैरायटियाँ आ गई हैं। और अपनी भूमि का जो है बढ़िया बीज उपचार करके कोई सा भी सीड बोएं, बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने से किसान को ऊपर तो दिखता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, मगर जो है बीज उपचार करके उसको बढ़िया 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचार करना चाहिए।
और बीज उपचार करके रख के और उसको अपन सीड ड्रिल में खाद और बीज इकट्ठे भी ना बोएं तो बहुत अच्छा है, मगर हर किसान के पास अभी सीड कम फर्टिलाइजर वाली सीड ड्रिल नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा सोयाबीन को गहरे पे ना बोएं, पिलाऊ वाली ज़मीन में ना बोएं, जहाँ गहरी जुताई हो गई हो उसमें सोयाबीन ना बोएं। तो इससे सोयाबीन का अंकुरण अच्छा होगा और उत्पादन अधिक मिलेगा। अगर आपने गहरी जुताई करके सोयाबीन को बो दिया है तो आपका उत्पादन वहीं गिर जाएगा जहाँ पे आपका गहरा बीज बोया जाएगा। और किसानों को एक सलाह और है कि अगर आपका सोयाबीन अगर बढ़िया उग आता है 70 से 75%, तो समझ लीजिए कि आप ही की आधी फसल जो है घर में आ गई, क्योंकि सोयाबीन उगने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। कोई किसान थोड़ा गहरा बो देता है, कभी उथला बो दिया या पानी तेज गिर गया बोते टाइम पे, तो बीज के ऊपर पड़ जाएगी, पड़ से बीज नहीं उगेगा। इसलिए किसान जो है उस बड़े असमंजस में रहता है। सोयाबीन की फसल रिक्सी फसल मानी जाती है। किसान भाइयों के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आप तीनों प्रगतिशील किसान भाई यहाँ पर आए और सारगर्भित तरीके से ये चर्चा हुई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के साथ चर्चा पूरी हुई और अब चलते हैं खबरें खेती की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। डिजिटल फसल सर्वेक्षण पर कार्यशाला, शहद के निर्यात में भारत बना नंबर 1, पशुओं का निशुल्क उपचार, केंद्र की विभिन्न इकाइयों का किया भ्रमण और ड्रोन तकनीक से समय की बचत। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ डिजिटल फसल सर्वेक्षण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम डॉक्टर प्रमोद कुमार मेहरदा, अपर सचिव भारत सरकार ने सम्मेलन का संदर्भ तैयार किया। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में बनाया गया है। ये फसल योजना और स्वास्थ्य के लिए खेतों की सूचना, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच, फसल अनुमान के लिए मदद, बाजार की जानकारी और कृषि तकनीक उद्योग और स्टार्टअप के विकास के लिए समर्थन जैसी प्रासंगिक सूचनाओं सेवाओं के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण विभिन्न कृषि मौसमों के दौरान देश में बोई जाने वाली फसलों की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य किसान और उसकी बोई गई फसल के आंकड़ों के बारे में एक सत्यापित स्रोत तैयार करना है। भारत में शहद के निर्यात ने इस वर्ष एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 10 सालों में शहद के निर्यात का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और इस वर्ष शहद के निर्यात के आंकड़ों ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस बात की खुशी जाहिर करते हुए अपने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि इस उल्लेखनीय उपलब्धि से भारतीय किसानों का स्वाभिमान बढ़ा है और भारत की खेती में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत ने शहद का 74,413 मीट्रिक टन निर्यात किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। यह रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय शहद का महत्वपूर्ण स्थान विश्व पटल पर और भी मजबूत हुआ है। चलित पशु चिकित्सा वाहन का मुख्य उद्देश्य पशुओं का उपचार, टीकाकरण, गर्भाधान कराना। जिले के प्रत्येक जनपद के लिए चलित पशु चिकित्सा वाहनों की सौगात राज्य सरकार द्वारा दी गई है, जिनमें जिला मुख्यालय उमरिया एवं पाली के लिए 1-1 एवं जनपद पंचायत मानपुर एवं करकेली के लिए 2-2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने जिले के प्रत्येक जनपद में रवाना किया। मीना सिंह ने कहा कि पशुओं के उपचार के लिए प्रदेश सरकार पशुपालकों को हर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक डॉक्टरों की टीम घर पहुंचकर पशुओं का उपचार करती थी, लेकिन अब पशुओं के उपचार के लिए चलित पशु वाहन अस्पताल के रूप में घर घर पहुंचकर पशुओं का इलाज करेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम पर्यावरण के लिए जीवन शैली के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र दतिया द्वारा ग्राम मकौनी में कृषि रक्षा रसायन के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक उपयोग कार्यक्रम का आयोजन केंद्र प्रमुख डॉक्टर RK तोमर के मार्गदर्शन में किया गया। पौध संरक्षण के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह ने कृषकों को जानकारी देते हुए बताया कि ड्रोन से न केवल समय की बचत होती है, अपितु एक समान रूप से दवा पूरे खेत में डाली जा सकती है और इसमें लगे नोजल के कारण पानी भी बहुत कम लगता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह तकनीक आने वाले समय की मांग है और इसका प्रयोग करके किसान समय और पैसा बचा सकते हैं। किसान भाई इस तकनीक से एक जगह खड़े होकर अधिक क्षेत्रफल में कृषि रसायनों का
छिड़काव कर सकते हैं। कार्यक्रम में केंद्र के वरिष्ठ मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर S.K. सिंह ने कहा कि इसका उपयोग खेतों में उर्वरक छिड़काव में किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम लोगों ने इस आप लोगों के पसंदीदा कार्यक्रम में खरीफ की फसलों में क्या बोना है, कैसे क्या कुछ तैयारी होगी, इसको सारगर्भित तरीके से इस पर चर्चा की। मैं ये आशा करता हूं कि ये जो चर्चा है ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। हम अगले अंक में आप सभी से ज़रूर मिलेंगे।